Dear students, welcome to today's topic of software verification and validation. आज हम प्रोडक्ट एंड प्रोसेस क्वालिटी के मुतालिक डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि हम आज के टॉपिक के ऊपर आए, मैं आपको बताता चलूं कि प्रोडक्ट और प्रोसेस ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। प्रोसेस जो होता है बेसिकली ये आपके पास वो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होता है जिसको के फॉलो करके आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं, और प्रोडक्ट जो होती है वो आपके पास एक एंड रिजल्ट आता है। जैसे आपके पास कोई एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, वो आपके पास एक प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट क्वालिटी और प्रोसेस क्वालिटी को अलग अलग सिनेरियोज में देखा जाता है। वैसे तो इन दोनों का आपस में बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट क्वालिटी जो है उसको हम सेपरेटली डिस्कस करते हैं और प्रोसेस क्वालिटी को सेपरेटली डिस्कस करते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्वालिटी गोल्स अचीव करने के लिए प्रोडक्ट क्वालिटी और प्रोसेस क्वालिटी इन दोनों के दरमियान डिफ्रेंशिएट करना होता है। उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो समझना होता है। अब हमारे पास जो है प्रोसेस क्वालिटी, उसके लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा मॉडल्स हैं जिनको के यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हैं कि अपने प्रोसेस की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट क्वालिटी के भी आप कह लें कि बेशुमार मॉडल्स हैं। तो आज के टॉपिक में हम प्रोडक्ट क्वालिटी और प्रोसेस क्वालिटी के कुछ मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा, इससे पहले कि हम इनके ऊपर आए, थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं, ये चीज़ शायद आपने इससे पहले कि हम आज के टॉपिक के ऊपर आए, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होती है वो और जो हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होती है, इन दोनों में डिफरेंस होता है। ये चीज़ आप शायद इससे पहले कहीं पढ़ भी चुके हों, तो थोड़ा सा हम इधर रिवाइज कर लेते हैं कि सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड और इंजीनियर्ड, इट इज़ नॉट मैन्युफैक्चर्ड। जो हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होती हैं, जिस तरीके से वो मैन्युफैक्चर की जाती हैं, सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो उस तरीके से मैन्युफैक्चर नहीं किए जाते। एक सिंपल सी मिसाल मैं आपको दे दूं, जैसे हमारे पास जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होती है उनकी सीरियल प्रोडक्शन होती है, सॉफ्टवेयर की सीरियल प्रोडक्शन नहीं होती। मोस्टली जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कस्टमाइज्ड होते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन की अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होते हैं। अगर आप कोई जेनेरिक आपके पास एप्लीकेशन है तो वो उस तरीके से आप उसकी सीरियल प्रोडक्शन नहीं करेंगे जैसे कि आपके पास इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की होती है। यहाँ पे जो आप कह लें कि जो सीरियल प्रोडक्शन है वो एक किस्म का जस्ट कॉपी पेस्ट होता है, या उसके अंदर थोड़ी बहुत कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस की जाती है। सॉफ्टवेयर डज नॉट वियर आउट। देखें, विद पैसेज ऑफ टाइम सॉफ्टवेयर के अंदर एरर्स इंट्रोड्यूस नहीं होते जिस तरीके से कि बाकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे पास सिनेरियो होता है। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होती हैं जैसे टेलीविज़न है, वो वक्त के साथ साथ जो है वो उसमें खराबियां पैदा होती जाती हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर सॉफ्टवेयर के अंदर कोई एरर आता है तो इसका मतलब है कि वो एरर पहले दिन से उसके अंदर मौजूद है। अगर वो एरर पहले दिन से उसके अंदर नहीं है तो वो 100 साल बाद भी उसके अंदर वो एरर नहीं आएगा। मोस्टली सॉफ्टवेयर इज असेंबल्ड रेदर देन डेवलपिंग फ्रॉम स्क्रैच। अब ये अप्रोच बहुत ज़्यादा फॉलो की जा रही है। अब ये अप्रोच बहुत ज़्यादा फॉलो की जा रही है कि जो सॉफ्टवेयर होता है वो मुख्तलिफ कंपोनेंट से मिलाकर बनाया जाता है, स्क्रैच से जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं की जाती। देखें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए या कोई भी प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होता है वो बेसिकली आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसको कि यूज़ करके आप एक क्वालिटी प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस जो हैं वो इम्प्लीमेंट की जा रही हैं। तो ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है ये बेसिकली आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिससे कि एक क्वालिटी प्रोडक्ट बनती है। अब ये जो फ्रेमवर्क है ये बेसिकली किसी हद तक आप इसको कह लें कि ये प्रोसेस एस्पेक्ट बताता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का। यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो नॉर्मली आप कह लें कि प्रोसेस से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनको डिस्कस करता है। जो एक प्रोडक्ट क्वालिटी होती है वो बेसिकली हमें कैसे पता चलेगी, उस प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट से या उसके करेक्टरिस्टिक्स से। मसलन यूजेबिलिटी उस प्रोडक्ट के अंदर कितनी है, या उसके अंदर मेंटेनेबिलिटी कितनी है, या उस प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी कितनी है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप यूज़ करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए वो बेसिकली आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोसेस से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करता है। जबकि किसी भी प्रोडक्ट के जो एट्रीब्यूट्स और करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको उस प्रोडक्ट की क्वालिटी, वो जो प्रोडक्ट इटसेल्फ है उसकी क्वालिटी बताते हैं। अभी हम प्रोडक्ट क्वालिटी को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको स्टैंडर्ड्स के मुतालिक बता दूंगा।
Standards are mandatory requirements employed and enforced to prescribe a disciplined uniform approach to software development. देखिए स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो ऐसी कॉमन प्रैक्टिसेस होती हैं या ऐसी कॉमन आप कह लें कि एनफोर्समेंट्स होती हैं जो कि किसी भी प्रोसेस के लिए या किसी भी प्रोडक्ट के लिए आप इम्प्लीमेंट करते हैं। ये बेसिकली आप इसको कह लें कि ये कॉमन गाइडलाइंस होती हैं जो जिनको कि मैंडेटरी बना दिया जाता है कि इन गाइडलाइंस को आपने हर सूरत में फॉलो करना है। अब हमारे पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे क्वालिटी गेट्स होने चाहिए। क्वालिटी गेट्स से मुराद ऐसे टूल्स, टेक्निक्स या प्रोसेस होने चाहिए जिनके ज़रिए के हम आप कह लें कि हम पता चला सकें कि क्या हमारा प्रोसेस या प्रोडक्ट जो है वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है या नहीं फॉलो कर रहा। अब ये जो आप कह लें कि इन स्टैंडर्ड्स को मेजर करना है, ये बेसिकली आपको बताएगा कि क्या आप क्वालिटी को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर तो आप स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि आप एक क्वालिटी प्रोडक्ट या क्वालिटी प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं। अगर आप स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि आपके प्रोसेस या आपके उस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हमारे पास प्रोसेस से रिलेटेड भी होते हैं और प्रोडक्ट से रिलेटेड भी होते हैं। अब हम प्रोडक्ट क्वालिटी जो है इसको दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। अब लिटरेचर में हमारे पास किसी भी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसके लिए मुख्तलिफ फीचर्स या मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। यहाँ पे मैंने आपको चंद ऐसे फीचर्स जो हैं या चंद ऐसे एट्रीब्यूट्स जो हैं वो उनकी लिस्ट प्रोवाइड की है। जैसे रिलायबिलिटी है। अब रिलायबिलिटी क्या होती है कि फॉर एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जो आपकी प्रोडक्ट है क्या वो आप कह लें कि जो रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस है उसको मीट कर रही है या नहीं कर रही। फिर इस तरीके से हमारे पास यूजेबिलिटी आती है कि आपकी एप्लीकेशन को यूज़ करना कितना आसान है। फिर हमारे पास मेंटेनेबिलिटी यानी विद पैसेज ऑफ टाइम उस प्रोडक्ट को मेंटेन करना कितना आसान है, उसके अंदर एनहांसमेंट्स करना या मॉडिफिकेशन करना या अगर कोई एरर आता है तो उसको ठीक करना, तो ये चीज़ मेंटेनेबिलिटी में आती है। फिर है करेक्टनेस यानी प्रोडक्ट जो है वो आपको आपकी रिक्वायर्ड आउटपुट जो है वो देती है या नहीं देती, और देती है तो किस हद तक देती है। पोर्टेबिलिटी उस प्रोडक्ट को किसी और जगह पे पोर्ट करना, किसी और प्लेटफॉर्म पे, किसी और हार्डवेयर पे, किसी और एनवायरनमेंट में पोर्ट करना कितना आसान है। टेस्टेबिलिटी उस प्रोडक्ट को टेस्ट करना कितना इजी है। और एट द एंड एफिशिएंसी यानी कि वो रिसोर्सेज को कितना इफेक्टिवली यूज़ कर सकती है। अब हमारे पास प्रोडक्ट क्वालिटी के लिए मुख्तलिफ मॉडल्स होती हैं जिसमें कि हमारे पास एक मैकॉज फैक्टर क्राइटेरिया मीट्रिक मॉडल है। फिर हमारे पास ISO 9126 स्टैंडर्ड क्वालिटी मॉडल है। फिर हमारे पास आप कह लें कि गोल क्वेश्चन मीट्रिक मॉडल है। और इस तरीके से हमारे पास और भी ढेर सारे मॉडल्स हैं, लेकिन इनमें से हम यहाँ पे पहले दो मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। मैकॉज फैक्टर क्वालिटी मीट्रिक मॉडल, देखिए ये मॉडल ये कहता है कि किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जो हमारे पास हाई क्वालिटी फैक्टर्स होते हैं उनको हम इन टर्म्स ऑफ क्राइटेरिया डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि सपोज हमारे पास एक क्वालिटी फैक्टर है मॉडिफाइबिलिटी, तो अब इसको इन टर्म्स ऑफ क्राइटेरिया आप कैसे डिफाइन, अब यहाँ पे क्राइटेरिया क्या हो सकता है कि मॉड्यूलरिटी यानी वो प्रोडक्ट जो है उसके अंदर मॉड्यूलरिटी किस लेवल की है। अब जितनी मॉड्यूलरिटी जो है वो ज़्यादा होगी उतना उस प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना हमारे पास आसान होगा। तो जो हमारे पास आप कह लें कि हाई क्वालिटी फैक्टर्स होते हैं, मॉडिफाइबिलिटी है, यूजेबिलिटी है, आप कह लें कि टेस्टेबिलिटी है, उनको आप क्या करते हैं कि इन टर्म्स ऑफ सर्टेन क्राइटेरिया आप डिफाइन करते हैं। फिर हर क्राइटेरिया जो है उससे मुतलिक आपके पास क्या होते हैं कि आपके पास मैट्रिक्स होते हैं। अब हम इन मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए जो हमारा क्राइटेरिया है उसको मेजर कर सकते हैं कि हम जो हमारे पास हाई लेवल क्वालिटी फैक्टर है उसके जो क्राइटेरिया हैं उसको किस हद तक मीट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये आपके पास एक ट्री टाइप का एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनता है जिसमें कि टॉप के ऊपर आपके पास हाई लेवल क्वालिटी फैक्टर्स होते हैं, उनको आप डिकम्पोज करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्राइटेरिया। अब हर क्राइटेरिया को मेजर करने के लिए फिर आपके पास क्या होता है कि आपके पास मेजर्स और मैट्रिसेस होते हैं। अब ये हमारे पास एक सिंपल जो है फैक्टर क्राइटेरिया मैट्रिक मॉडल है। इसमें देखिए हमारे पास जो फैक्टर है वो यूजेबिलिटी है। अब यूजेबिलिटी के लिए हमारे पास दो क्राइटेरिया होते हैं, एक क्या है कम्युनिकेटिवनेस और दूसरा क्या है हमारे पास एक्सेसिबिलिटी। कम्युनिकेटिवनेस क्या होता है कि आपकी प्रोडक्ट जो है उसके साथ जो इंटरेक्शन है यूज़र का या उसके आप कह लें कि उसको कमांड्स देना है या उससे जो
आउटपुट रिसीव करना है वो कितना आसान है, या उस प्रोडक्ट के साथ आपकी कम्युनिकेशन जो है वो कितनी सिंपल और कितनी इजी है। इसके लिए फिर आपके पास क्या होंगे, मैट्रिसेस होंगे। अब एक सिंपल मैट्रिक जो इसके लिए आपके पास हो सकता है वो क्या हो सकता है कि नंबर ऑफ नेगेटिव कमेंट्स अबाउट द प्रोडक्ट। अब इस तरीके से हमारे पास जो एक है एक्सेसिबिलिटी, अब ये भी आपके पास एक क्राइटेरिया है। एक्सेसिबिलिटी क्या होती है कि आपकी प्रोडक्ट को किसी भी डिसेबल पर्सन के लिए, या चाहे वो फिजिकली डिसेबल हो या कॉग्निटिवली डिसेबल हो, उसके लिए इस प्रोडक्ट को यूज़ करना कितना आसान है। इसी तरीके से हमारे पास जो हैं जो और भी फैक्टर्स हैं, जैसे रिलायबिलिटी है, एफिशिएंसी है, और हमारे पास इस तरह फर्दर फैक्टर्स होते हैं। हर फैक्टर के लिए आप क्या करते हैं कि मुख्तलिफ क्राइटेरिया बनाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर रिलायबिलिटी के लिए हमारे पास क्या क्राइटेरिया है, एक्यूरेसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और एक कंप्लीटनेस होनी चाहिए। फिर आप क्या करते हैं कि हर क्राइटेरिया के लिए आपके पास एक या एक से ज़्यादा मैट्रिक्स होते हैं, जिनको यूज़ करते हुए आप आप कह लें कि आप मेजर करते हैं कि हम इस क्राइटेरिया को किस हद तक मीट कर रहे हैं। फिर है हमारे पास ISO 9126 स्टैंडर्ड क्वालिटी मॉडल। ये भी बेसिकली आपके पास प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी डिफाइन करने के लिए एक मॉडल है। ये मॉडल जो है ये प्रोडक्ट की क्वालिटी को कैसे डिफाइन करता है, the totality of features and characteristics of a software product that bear on its ability to satisfy stated or implied needs। देखिए, जो भी हमारे पास सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक तो वो होती हैं जो बिल्कुल डिफाइंड होती हैं, जो एक्सप्लिसिटली स्टेटेड होती हैं। कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं जो कि इम्प्लाइड होती हैं, हिडन होती हैं, यानी कि आप क्या करते हैं कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर ये रिक्वायरमेंट्स लाजमी होंगी। मसलन आप कह लें कि अगर कोई वेबसाइट है तो आप नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हैं कि उसकी नेविगेशन जो है, उसकी जो यूजेबिलिटी है वो इजी होगी, यूज़ करना जो है हमारे पास आसान होगा। तो ये जो मॉडल है ये आपको ये बताता है कि जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी होती है उसके अंदर जो आपकी एप्लीकेशन है उसको जो स्टेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं वो और जो इम्प्लाइड रिक्वायरमेंट्स हैं दोनों को फुलफिल करना चाहिए। अब इसके लिए भी हमारे पास मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे फंक्शनैलिटी है कि क्या आपकी प्रोडक्ट के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स SRS के अंदर बताई गई थी वो मीट हो रही हैं या नहीं हो रही। रिलायबिलिटी है, एफिशिएंसी है, यूजेबिलिटी है, मेंटेनेबिलिटी है और पोर्टेबिलिटी है। तो ये बेसिकली 6 एट्रीब्यूट्स हैं जो ISO 9126 स्टैंडर्ड के अंदर डिफाइन किए गए हैं किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेजर करने के लिए। अब हम बात करते हैं प्रोसेस क्वालिटी की। देखें, प्रोडक्ट और प्रोसेस इन दोनों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। जो प्रोसेस की क्वालिटी होगी वो एट द एंड डिफाइन करती है कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होगी। अगर आपके पास पुअर क्वालिटी के प्रोसेस हैं तो उस प्रोसेस के नतीजे में जो आपकी प्रोडक्ट बनेगी उसकी क्वालिटी भी पुअर ही होगी। अ प्रोसेस मस्ट बी टेंजिबल टू एवेल्युएट इट्स क्वालिटी। देखें, आपका प्रोसेस जो है वो ऐसा होना चाहिए कि आप किसी भी टूल के ज़रिए या कि कोई भी मैट्रिक्स यूज़ करते हुए उसकी क्वालिटी जो है उसको मेजर कर सकें। अब इसके लिए हमारे पास एक तरीका क्या है कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड्स और मॉडल्स अवेलेबल हैं हम उनको यूज़ करें। अब जब आप किसी स्टैंडर्ड को यूज़ करेंगे तो उसको यूज़ करते हुए आप अपने प्रोसेस की क्वालिटी जो है वो मेजर कर सकते हैं। कैसे कि आपका अब ये चेक कर सकते हैं कि आपका जो प्रोसेस है उन स्टैंडर्ड्स को किस हद तक मीट कर रहा है। अब हमारे पास मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे हमारे पास ISO 9001 स्टैंडर्ड है। नॉर्मली ये यूरोप के अंदर ये स्टैंडर्ड प्रोसेस क्वालिटी को मेजर करने के लिए या उसको इम्प्रूव करने के लिए यूज़ होता है। इस तरीके से अगर USA की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास मैच्योरिटी मॉडल्स नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं। अब हम बारी बारी इन दोनों मॉडल्स को अलग अलग देखते हैं। ISO 9001 ये बेसिकली आपके पास एक स्टैंडर्ड है जो आपको ऐसी गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है जिनको के यूज़ करते हुए आप कह लें कि एक क्वालिटी प्रोसेस जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यानी आपका जो प्रोसेस है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, अगर आप उसको ISO 9001 के जो गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक अडॉप्ट करें तो आपके प्रोसेस की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव कर जाएगी। लेकिन इसके लिए आपके अंदर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट चाहिए। आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेडिकेटेड हो इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के लिए। अब इसमें हमारे पास ISO 9000 to 9004 तक जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हमारे पास क्या हैं, प्रोसेस की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हैं।
अब हमारे पास जो ISO 9001 स्टैंडर्ड है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये प्रोसेस की क्वालिटी के लिए है। तो अब एक चीज़ आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि इस स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपने इस चीज़ को कंसिडर करना है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है वो जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, उससे डिफरेंट है। इसी वजह से मैंने आपको पहले जो है वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो है उनका डिफरेंस बताया था। तो जब आपने ISO 9001 जो स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट करना है तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अब ये हमारे पास एक जेनेरिक जो है मॉडल है किसी भी प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। 4 स्टेजेस होती हैं इसमें। सबसे पहले कि आप क्या करते हैं कि प्लानिंग करते हैं, फिर आप अपने प्लान के मुताबिक चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी आप अपने प्लान को रन करते हैं। और जब आप उसको रन करते हैं तो आप क्या करते हैं कि साथ साथ रिजल्ट्स को चेक कर रहे होते हैं। अगर तो वो रिजल्ट्स आपकी एक्सपेक्टेशन से कम आए तो फिर आपने क्या करना होता है, करेक्टिव एक्शन लेने होते हैं। एक्ट के अंदर जो हमारे पास क्या होता है कि करेक्टिव एक्शन आप ले रहे होते हैं। और अगर आपके पास जो रिजल्ट्स हैं वो आपकी एक्सपेक्टेशन से एक्सीड कर जाएं तो ये जो आपने आप कह लें कि स्टैंडर्ड्स या आपने जो प्रैक्टिस फॉलो की थी, ये आपके पास नेक्स्ट प्रोसेस के लिए एक किस्म की गाइडलाइन बन जाती है। नेक्स्ट प्रोसेस के लिए एक बेस लाइन आपके पास बन जाती है। तो पहले आप चीज़ों को प्लान करेंगे, उसके बाद उस प्लान को रन करेंगे, रिजल्ट्स को चेक करेंगे, और रिजल्ट्स को चेक करते हुए फिर जो आप क्या करेंगे, अपने प्रोसेस को या इम्प्रूव करेंगे या फिर जो है आप कह लें कि अगर आपके पास, जैसे मैंने पहले बताया कि रिजल्ट्स जो हैं वो आपकी एक्सपेक्टेशन से बढ़कर आए हैं, तो जो नए रिजल्ट्स हैं, जो नई प्रैक्टिस आपने फॉलो की हैं, वो आपके लिए एक नए स्टैंडर्ड बन जाएंगे। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो डिफरेंट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से। तो जो हमारे पास है ISO 9000-3 स्टैंडर्ड, बाय द वे जब हम ISO 9000 की बात करते हैं तो उससे मुराद हमारी ISO 9001 ही होती है। अब ये जो स्टैंडर्ड है हमारे पास ISO 9000-3, ये बेसिकली जो आप कह लें कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डेवलपमेंट के प्रोसेस के अंदर जो डिफरेंसेस हैं उनको किसी हद तक एड्रेस करता है। ये स्टैंडर्ड एज्यूम करता है कि आप अपने सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के लिए कोई एक प्रोसेस मॉडल जो है वो फॉलो कर रहे हैं। कोई एक ये आपको कोई एग्जैक्ट प्रोसेस मॉडल स्पेसिफाई नहीं करता, बस ये एज्यूम करता है कि कोई ना कोई प्रोसेस मॉडल जो है, चाहे आप वाटरफॉल यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप कह लें कि स्पाइरल यूज़ कर रहे हैं या कोई अल्टरनेटिव मॉडल यूज़ कर रहे हैं, ये एज्यूम कर लेता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के लिए कोई ना कोई प्रोसेस मॉडल यूज़ हो रहा है। फिर हमारे पास ये जो स्टैंडर्ड है ये रिकमेंड करता है कि आप अपनी जो प्रोसेस है, आपका डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, उसमें आप मुख्तलिफ प्लान्स बनाएं, जैसे डेवलपमेंट प्लान है, क्वालिटी प्लान है, टेस्ट प्लान है, मेंटेनेंस प्लान है। तो ये तमाम प्लान्स जो हैं ये हमारे पास इस स्टैंडर्ड के अंदर बनाए जाते हैं। फिर हमारे पास जो है वो मैच्योरिटी मॉडल्स आते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए या एवेल्यूएट करने के लिए। ये मॉडल जो है हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में बनाया गया था USA के अंदर। और अब इससे पहले आपने ये मेरे ख्याल में टर्म बहुत ज़्यादा सुन भी रखी होगी, जिसे कि हम कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल या CMM कहते हैं। ये एक बेस लाइन के तौर पर यूज़ होता है प्रोसेस की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए या एवेल्यूएट करने के लिए। अब इसके साथ मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसके स्टैंडर्ड्स को डिफ़ाइन करती हैं, गाइडलाइंस प्रोवाइड करती हैं। तो ये पब्लिकली भी आपके पास डाउनलोड के लिए अवेलेबल हैं, आप इनको यूज़ करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अंदर जो हमारे पास कोई भी प्रोसेस है उसकी 5 लेवल्स होती हैं, मैच्योरिटी लेवल जिन्हें आप कहते हैं। सबसे पहला जो लेवल है वो हमारे पास इनिशियल लेवल है। ये बेसिकली आप कह लें कि यहाँ पे कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होती, प्रोसेस जो होते हैं उनका कोई ऑर्डर नहीं होता। जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस है या जो प्रोडक्ट की सक्सेस है वो किसके ऊपर डिफाइन करती है, इंडिविजुअल एफर्ट्स के ऊपर। अगर आपके पास स्किल्ड इंडिविजुअल्स हैं तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो सक्सेसफुल हो रहेगी। अगर आपके पास जो है स्किल्ड प्रोफेशनल्स या स्किल्ड इंडिविजुअल्स नहीं है तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो फेलियर की तरफ भी जा सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास रिपीटेबल लेवल। इस लेवल पे आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स हैं वो एस्टेब्लिश होना शुरू हो जाती हैं, और ये टेक्निक्स जब आपके पास आपकी प्रोडक्ट्स के ऊपर अप्लाई होती हैं तो आपकी प्रोडक्ट्स का सक्सेस लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर है हमारे पास डिफाइंड लेवल। अब इस लेवल पे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अपने स्टैंडर्ड्स हैं उनको डेवलप करना शुरू कर देती हैं।
फिर साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी मेंटेन होती है, तो डेफिनेटली आपके पास सक्सेस लेवल जो है वो और बढ़ जाता है। फोर्थ है हमारे पास मैनेज्ड लेवल। अब इस लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि जो उसने स्टैंडर्ड्स बनाए होते हैं उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग भी होती है, मॉनिटरिंग होती है और आप कह लें कि डेटा कलेक्शन भी होती है, ताकि बाद में इस डेटा के मुताबिक जो है आप डिसीजंस ले सकें। और फाइनली हमारे पास क्या है, ऑप्टिमाइजिंग लेवल। यहाँ पे आपके पास एक फीडबैक भी होता है। तो अब होता क्या है कि जो आपने डेटा कलेक्ट किया होता है, जो स्टैटिस्टिक्स आपके पास आए होते हैं, उन स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हुए आप क्या कर रहे होते हैं कि आप अपने जो प्रोसेस होते हैं उनको विद पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूव भी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो आपके जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है जो इस लेवल पे ऑप्टिमाइजिंग लेवल पे होती हैं, उनका सक्सेस रेट जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो अब हम आज के टॉपिक्स को कंक्लूड कर लेते हैं। आज हमने प्रोडक्ट क्वालिटी की बात की, प्रोसेस क्वालिटी की बात की, और एट द एंड हमने प्रोडक्ट क्वालिटी और प्रोसेस क्वालिटी के मुख्तलिफ जो मॉडल्स थे उनको स्टडी किया। तो मुझे उम्मीद है कि आज के टॉपिक की आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें MDB पे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।